बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 43। तो जीआईटी हमने स्टार्ट किया है और जीआईटी में हमने एसोफेगोस्कोप डिस्कस किया, स्टमक डिस्कस किया, पेंक्रियास डिस्कस किया, स्प्लीन डिस्कस किया, लीवर डिस्कस किया, गॉल ब्लैडर डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन को। लेकिन इंटेस्टाइन से पहले के जीआईटी की जो जीआईटी है, तो जीआईटी में कितने लेयर है? 4 लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सिरोसा। और ब्लड वेसल कौन सी लेयर में है? मस्कुलरस। मस्कुलरस में, सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर ब्लड वेसल्स आर्टरी की जब लीजन हो जाए, आर्टरी की लीजन हो जाए मतलब आर्टरी जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी जीआईटी में, और इस कंडीशन को कहते हैं डियलोपे लीजन। तो डियलोपे लीजन, डियलोपे लीजन क्या है? तो इसमें लिख ले पेनलेस ब्लीडिंग इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये होता क्या है? तो ड्यू टू डायलेशन ऑफ सबम्यूकोजल आर्टरी, अगर सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलरस लेयर है और सिरोसा, इसमें ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाए, ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाए तो इट्स मोर प्रोन टू द इंजरी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये आसानी से इसकी रप्चर हो सकते हैं, मोर प्रोन टू रप्चर, तो फिर ब्लीडिंग होगी, और इस कंडीशन को कहते हैं डियलोपे लीजन। जो भी कंडीशन हो तो वो आसान अल्फाज में याद रखे। अगर मुश्किल आप अपने लिए मुश्किल बनाते हो तो फिर याद नहीं कर सकते। तो डियलोपे लीजन इज नथिंग, इट इज द ब्लीडिंग ऑफ द जीआईटी। और किसकी वजह से होता है? सब म्यूकोजा में जो ब्लड वेसल है, अगर वो डायलेट हो जाए और इसकी रप्चर हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं डियलोपे लीजन। तो ये इसमें लिखे मोर प्रोन टू, मोर प्रोन का मतलब है कि ज्यादातर चांसेस है इसकी रप्चर की, मोर प्रोन टू रप्चर। अब इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी? सिंपल क्लिनिकल फीचर, सबसे पहले जीआईटी में एसोफेगस भी है, स्टमक भी है और इंटेस्टाइन भी है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है तो लोकेशन, इसकी लोकेशन ये ज़्यादातर स्टमक में होता है, स्टमक। और 70% जो ये ब्लीडिंग होती है तो ये स्टमक में होता है, और स्टमक में नियर टू गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डियलोपे लीजन इज नियर टू गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इन द स्टमक। अब इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी? हेमाटेमेसिस, हेमाटेमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड। दूसरा मिलीना, इसमें हो सकता है मिलीना, मतलब अपर जीआईटी की ब्लीडिंग, लेगामेंट ऑफ ट्रेट से ऊपर जो ब्लीडिंग हो तो वो मिलीना होगी। हेमाटोचीजिया इसमें हो सकता है अगर लोअर जीआईटी में इसकी लीजन, ये आर्टरी डायलेट हो जाए, ये तो मोस्ट कॉमन साइट है, 70% ये स्टमक में होता है। लेकिन अगर लोअर जीआईटी में इसकी डायलेशन हो जाए और ये रप्चर हो जाए तो फिर हेमाटोचीजिया। तो क्लिनिकल फीचर डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो अब इसमें लिख ले हेमाटेमेसिस, हेमाटेमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा मिलीना,
और ब्लैक tar stool is called melena upper GIT bleeding ligament of thread से ऊपर bleeding हो तो फिर melena और वो stool में आ जाए। तीसरा इसमें होगी हेमाटोचीजिया। What is the investigation of choice for DLUP lesion? अपर GIT एंडोस्कोपी ज़्यादातर ये स्टमक में होता है, तो इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन? तो अपर GI एंडोस्कोपी सिंपल है। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? वो तरीका जिसमें हम ये ब्लड वेसल को द बर्निंग ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड कटराइजेशन। वो तरीका जिसमें हम ये टिश्यू को बंद कर देते हैं और क्लोज द वुंड, इसको कहते हैं कटराइजेशन, एक तरीका। दूसरा, अगर ये ब्लड वेसल है, इससे ब्लीडिंग होती है और इसमें मैं एम्बोलिज्म यहाँ पे क्लॉट बनाऊं तो फिर ये ब्लीडिंग स्टॉप होगी। तो दो तरीके हैं कि हम एंडोस्कोप को एंटर करेंगे, या तो इसमें एम्बोलाइजेशन करेंगे और या कटराइजेशन। कटराइजेशन का मतलब है बर्निंग ऑफ द टिश्यू एंड क्लोज द वुंड। तो मैनेजमेंट में लिख ले, मैनेजमेंट एंडोस्कोपिक कटराइजेशन या एम्बोलाइजेशन। तो दोनों तरीके से हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। कटराइजेशन का मतलब है बर्निंग ऑफ टिश्यू एंड क्लोज द वुंड। जिस तरह हम अगर इसकी बर्न करें, किसी चीज़ धागा हो और उसको हम लेटर लगाए तो इसकी फिर वो क्लोज होते हैं, तो इस तरह ये कटराइजेशन प्रोसेस है। तो कटराइजेशन कर सकते हैं, एम्बोलाइजेशन इसके लिए हम कर सकते हैं। दूसरा जो है तो वो मेंट्रियर डिजीज। व्हाट इज मेंट्रियर डिजीज? ये स्टमक है और स्टमक के बाद ड्यूडेनम। अब आप मुझे ये बताइए, ड्यूरिंग द ईटिंग, अगर हम ड्यूरिंग ईटिंग मील तो स्टमक की साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज या सेम? इसमें इस तरह की रोगा है, इसको कहते हैं रोगा। द म्यूकोजल फोल्डिंग इन द स्टमक इज कॉल्ड रोगा। ये क्या है? रोगा। ये म्यूकोजल फोल्डिंग है। अगर स्टमक की डायलेशन हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं एक्यूट गैस्ट्रिक डायलेटेशन। वो तो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल ड्यूरिंग ईटिंग स्टमक की साइज सेम होता है, सिर्फ ये जो म्यूकोजा है जितना हम फूड खाते हैं तो इस म्यूकोजा की ये म्यूकोजा डायलेट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं रोगा। तो ये रोगा डायलेट होते हैं। अब वो कंडीशन जिसमें ये म्यूकोजल फोल्डिंग की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं मेंट्रियर डिजीज। तो इसमें लिख ले हाइपरट्रॉफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड। अब ये फोल्डिंग अब इस तरह होगी, ये नॉर्मल कंडीशन में ही होगा, इस तरह है। अब ये इस तरह, अब इसकी क्या हो गई है? म्यूकोजल फोल्डिंग की हाइपरट्रॉफी। सिंपल है, हाइपरट्रॉफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्डिंग इज कॉल्ड मेंट्रियर डिजीज।
अब इसकी काज क्या है, तो काज इडियोपैथिक, इसका मतलब यह है कि इसकी काज अननोन है कि क्या होता है। तो काजेस idiopathic, but it is believed that it is because of transform growth factor alpha. Transform growth factor alpha. Increase transform growth factor alpha. ये transform growth factor alpha सिंपल है। और ये ट्रांसफॉर्म ग्रोथ फैक्टर अल्फा इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक। हाइपरट्रॉफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज कॉल्ड मेंट्रियल डिजीज। इसकी काज अननोन है। अब ये जो हाइपोथेसिस इसके लिए है, हाइपोथेसिस वो है जो वो चेंज हो सकता है, ला वो है जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हाइपोथेसिस है कि ये ट्रांसफॉर्म ग्रोथ फैक्टर की वजह से है और ये प्रोड्यूस होता है ट्रांसफॉर्म ग्रोथ फैक्टर अल्फा म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक से। अगर मोस्ट कॉमन ये किन लोगों में होता है, तो मिडिल एज 30 से लेकर 60 ईयर तक ये ज़्यादातर होता है। अब ग्रुप में मैंने जो एक MCQ शेयर किया पहले, उसमें जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस था इस दिसंबर 2024 का जो एनआरई एग्ज़ाम था, इसमें था 40 ईयर फीमेल और 4F की जो काजेस हमने लिखे थे। तो इससे आप पता चला सकते हैं कि ये गॉलस्टोन है, गॉलस्टोन की वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है। अब अगर लेफ्ट साइड पे पेन है और वो लेफ्ट शोल्डर को जाता है तो इसका मतलब है स्प्लीन में मसला है। राइट में है तो गॉलब्लैडर की जो और वो राइट शोल्डर को जाता है तो फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। सिंपल है। लोकेशन आपका पता हो तो फिर रेपर पेन रेडिएटिंग पेन से पता चला। अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है और बैक को जाता है तो फिर पेंक्रियास में मसला होगी। नीचे अपेंडिक्स है, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर में देखो, ये जब इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए तो लॉस ऑफ प्रोटीन हो सकता है। तो इसमें होगी लॉस ऑफ प्रोटीन या लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो अगर प्रोटीन की लीकेज होते हैं तो इसका मतलब है कि अल्बुमिन प्रोटीन भी कम होगी और अल्बुमिन प्रोटीन जब कम हो जाए तो फिर इडीमा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है इडीमा। दूसरा, अगर इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए तो इट इज मोर प्रोन टू रप्चर, इसमें ब्लड वेसल रप्चर होने की चांसेस ज्यादा है। तो अपर जीआईटी ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग, और इसमें लिख ले इंक्रीज रिस्क फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, इंक्रीज रिस्क फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। अब इसमें कैंसर की चांसेस भी ज़्यादा है। इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो भी अपर जीआईटी एंडोस्कोपी। तो इन्वेस्टिगेशन अपर जीआई एंडोस्कोपी। ठीक है, इसके लिए हम एक ड्रग्स जो कीमोथेरापी कर देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, अगर उससे ट्रीट हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते तो फिर हम गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं। ठीक, वो कौन सी मेडिसिन ड्रग्स है? तो सीटोक्सीमाब माप एंड में हो तो इसका मतलब है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। तो सीटोक्सीमाब से अगर ट्रीट हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सर्जरी करेंगे। और सर्जरी किस तरह करेंगे? गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, अच्छा, इडीमा
तब होता है जब या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो या एल्बुमिन कम हो, अनकोटिक प्रेशर कम हो। एक होता है पिटिंग इडीमा और दूसरा नॉन पिटिंग इडीमा। पिटिंग इडीमा वो है जिसमें एल्बुमिन की लॉस हो इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब अगर ब्लड वेसल के बाहर सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाए या स्पेस इन द सेल के जो बाहर स्पेस है उसकी साइज इंक्रीज हो जाए तो उसको इडीमा कहते हैं। वो सेल है या इंटरस्टिशियल स्पेस है। अगर इसमें एल्बुमिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एल्बुमिन वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है फ्लूइड को, तो फिर अगर हम इसको इस तरह इस पे जोर दे दे तो फिर वो फ्लूइड अट्रैक्ट करेगी, एल्बुमिन इसमें ज़्यादा है तो नॉन पिटिंग इडीमा होगी। पिटिंग इडीमा वो है जो हम इसको इस पे इस तरह प्रेस करें तो फिर एल्बुमिन इसमें कम है तो फ्लूइड अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन पिटिंग इडीमा होगी। नॉन पिटिंग इडीमा के लिए याद रखें कि ये मतलब लिम्फेटिक्स है और लिम्फेटिक्स इस तरह ब्लैक है तो फिर ये फ्लूइड इधर जमा होगी तो इसमें एल्बुमिन भी ज़्यादा है। अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो एल्बुमिन इसमें है तो फ्लूइड को अट्रैक्ट करेगी तो नॉन पिटिंग इडीमा। जिस तरह एलिफेंटियासिस है तो वो नॉन पिटिंग इडीमा की एग्जांपल है। अगर इसमें एल्बुमिन कम है, एल्बुमिन इसमें कम है तो फिर अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो इसमें जो फ्लूइड है तो वो एल्बुमिन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो नॉन पिटिंग इडीमा। ठीक, अच्छा intestinal obstruction, intestinal obstruction, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक डायनामिक और दूसरा एडायनामिक। तो पहला डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई फिजिकल चीज इसको ऑब्स्ट्रक्ट करे। इसमें लिख ले फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन to the physical obstruction of bowel to the flow of pieces। ये इंटेस्टाइन है और इसमें अगर कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो, पारन बॉडी है इस तरह या एडहेशन है तो ये क्या है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। यूट्रीजिया है या कोई एडहेशन है तो इसका मतलब है कि ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। यहाँ पे ये ब्लैक है तो इसका मतलब है ये इसकी प्रॉक्सिमल है और ये क्या है, डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल साइड की पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा होगी कि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है कि ये बाहर निकाले। तो वेगोरस कंट्रैक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड होगी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और इसमें हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड है तो दैट वुड बी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन इसमें एब्डोमिनल साउंड नहीं है, साइलेंट है तो फिर एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें भी क्या है, इसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, इसमें क्या होगी, इसमें लिख लें नो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, नॉट फिजिकल obstruction but not physical obstruction but no contraction of wall of intestine।
अच्छा, तो इसमें इस तरह है कि ये इंटेस्टाइन है, इसकी क्या नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें एब्डोमेन, साइलेंट एब्डोमेन होगी। तो इसमें क्या होगी, साइलेंट एब्डोमेन। साइलेंट एब्डोमेन हो ऑब्स्ट्रक्शन है, और साइलेंट एब्डोमेन हो तो एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये किस चीज़ की वजह से है, नो कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगी, ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है तो विगोरस contraction of proximal part to obstruction, proximal to obstruction, to overcome obstruction, to overcome obstruction। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड होगी। तो इसमें क्या होगी, हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड इनिशियली। अगर आप प्रोफेसर आपसे इस तरह कोई क्वेश्चन करे कि ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड है, तो देट वुड बी डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। साउंड नहीं है तो एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर उसने ये बताया कि पहले इनिशियली तो साउंड था, हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड था, अब नहीं है, तो इसका मतलब है अब परपोरेशन हो गई है, इंटेस्टाइन की परपोरेशन हो गई है, स्ट्रैंगुलेशन हो गई है। तो ए पर लॉन्ग टाइम, तो इसमें लिख ले, इफ फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर क्या होगी, परपोरेशन और स्ट्रैंगुलेशन। व्हाट इज स्ट्रैंगुलेशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड वेसल भी कंप्रेस करेगी, तो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ये परपोरेट हो जाए, मतलब इसकी परपोरेशन हो जाए, तो फिर ये प्रॉक्सिमल विगोरस कंट्रैक्शन तो इंटेस्टाइन नहीं करेगी। ये तो इसलिए करते हैं कि ये जो चीज़ इसमें ऑब्स्ट्रक्ट है, ये उस जो इंटेस्टाइन को ब्लॉक किया है कि ये बाहर निकाले। अब ये परपोरेशन हो गई है, तो द एब्डोमेन विल बी साइलेंट। तो इसमें क्या होगी, साइलेंट एब्डोमेन। सिंपल है। साइलेंट एब्डोमेन दो कंडीशन में होगी, एडायनामिक में और दूसरा डायनामिक में। डायनामिक में तब होगी जब परपोरेशन हो जाए, स्ट्रैंगुलेशन हो जाए। तो किसकी, वो पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो ऐसे न था कि बिलावरे तीर के हुई थे। अच्छा, तो इसके इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे, पहले तो लिख ले कि इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी। अब हम क्लिनिकल फीचर लिखते हैं दोनों की, ख्वाह वो डायनामिक है या एडायनामिक है, तो दोनों के लिए क्लिनिकल फीचर क्या होगी। इसमें क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है तो एब्डोमिनल पेन, तो क्या, एब्डोमिनल पेन। और ये कोलिकी होगी, कोलिकी का मतलब है आना। जब ये कंट्रैक्शन करता है तो पेन ज़्यादा होगी, नहीं तो पेन कम। दूसरा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड है और हम तो ईयर भी स्वालो कर देते हैं, पुट को भी, तो इसकी वजह से क्या होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सिंपल है। तीसरा, इसमें वॉमिटिंग हो सकते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टेड है,
तो फिर वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग। 4 नंबर ऑब्स्टिपेशन। व्हाट ऑब्स्टिपेशन? परसिस्टेंट कंस्टिपेशन या नॉन, इसमें लिख ले नॉन फेसेज ऑफ प्लेटस एंड पीसेस, इसको कहते हैं ऑब्स्टिपेशन। तो ये तो जब आपको पता हो कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये क्लिनिकल पिक्चर वो होगी। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो एक्सरे, हाँ, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, ईयर के लिए, पारन बॉडी के लिए और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम एक्सरे करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में पूछा जाए तो ये चिल्ड्रन और अडल्ट। चिल्ड्रन के लिए द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासोनोग्राफी, अडल्ट के लिए CECT, कंट्रास्ट इनहेंस्ड CT स्कैन। इसके लिए मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? तो दो ओवरऑल मैनेजमेंट पर डायनामिक एंड एडायनामिक मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम IV फ्लूइड देंगे, डिहाइड्रेशन इसमें होती है तो IV फ्लूइड, IV फ्लूइड। दूसरा, इसमें हम NG ट्यूब पास कर सकते हैं, NG ट्यूब्स, NG ट्यूब, इसको रायल ट्यूब भी कह सकते हैं। ये रायल ट्यूब, देखो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, अब हम ईयर भी स्वालो कर देते हैं। जब हम ईयर स्वालो कर देते हैं तो एब्डोमेन की डिस्टेंशन होगी, बर्डन और ज़्यादा होगी, तो हम डिकम्प्रेशन कुछ तरीक़ों से करेंगे। तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को पास करेंगे और वो सक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे और सक्शन के थ्रू फिर हम वो ईयर को बाहर निकालेंगे, कंटेंट को बाहर निकालेंगे, तो इसकी वजह से ओवरलोड कम होगी। सिंपल। किस चीज के लिए है? टू डिकम्प्रेस कंप्रेस सिस्टम, टू डिकम्प्रेस सिस्टम एनजी ट्यूब पास करेंगे। 90% ये जो डिस्टेंशन होता है तो ये स्वालुट ईयर की वजह से है, जितना 70% स्वालुट ईयर की वजह से ये डिस्टेंशन है। तो इसको कम करने के लिए हम ये ईयर को बाहर निकालेंगे और स्टमक की जो कंटेंट है, फूड है, जो भी है, तो वो बाहर निकालेंगे। तो वो किस तरह बाहर निकालेंगे? एनजी ट्यूब के थ्रू। इसके लिए फिर हम IV एंटीबायोटिक देंगे, इन्फेक्शन को कम करने के लिए IV एंटीबायोटिक्स। और 4 नंबर इसके लिए क्या करेंगे? पेन किलर। पेन है इसमें कोली की पेन है तो पेन के लिए पेन किलर देंगे। लास्ट में हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर ये इंटेस्टाइन है और इसमें यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे? इस तरह इसकी रिसेक्शन करेंगे। अब ये मैंने रिसेक्शन कर दिया, इसकी रिसेक्शन कर दिया और फिर दोबारा इसको एनास्टोमोसिस इसकी करेंगे। तो रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? 5 रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ठीक। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन
क्या है? डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में जो मेन काजेस है द डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट इज एडहेशन। एडहेशन एडहेशन एडहेशन। अब देखो सर्जरी में, ड्यूरिंग सर्जरी मोस्ट, यहाँ पे हमने कोई सर्जरी किया है, जब टिश्यू की हीलिंग होगी, ये इंजर्ड है तो अब चांसेस है, और यहाँ पे भी इंजरी है, कि इन दोनों की एडहेशन हो जाए। तो या तो ये एडहेशन पोस्ट सर्जिकल होगी या नॉन सर्जिकल एडहेशन। अगर इसमें कुछ एमसीक्यूज लिख ले, मोस्ट कॉमन cause of intestinal obstruction, मोस्ट कॉमन काज। अगर स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर क्या है? एडहेशन। ठीक, अगर इस तरह एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर क्या होगी ऑप्शन? फिर भी एडहेशन। मोस्ट कॉमन काज ऑफ large intestine या colon. The word colon is used for large intestine. Obstruction. तो इसके लिए फिर होगी ट्यूमर या कैंसर। इसमें क्या है? ट्यूमर, कैंसर। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो वो फिर मोस्ट कॉमन काज है किस चीज की? मोस्ट कॉमन काज ओवरऑल का पूछा जाए तो एडहेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछा जाए तो एडहेशन, और लार्ज इंटेस्टाइन की मोस्ट कॉमन काज क्या है? कैंसर। अब हमारे पास ये एडहेशन दो टाइप की है। एडहेशन में बी ड्यू टू सर्जरी, पोस्ट एडहेशन। एडहेशन तो हमने बताया कि या तो ज़्यादातर ये पोस्ट सर्जिकल होता है, पोस्ट सर्जिकल, और दूसरा नॉन सर्जिकल। इसकी काजेस क्या है? तो नॉन सर्जिकल काजेस में टीबी की वजह से भी हो सकता है। दूसरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्रोन डिजीज जानते हैं? क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज, व्हाट इज क्रोन डिजीज? जिसमें जो इंटेस्टाइन है और इसमें स्किप लीजन, कॉबल स्टोन, इसको अगर इसमें जो लीजन है तो वो जगह जगह पे होगी, उसको क्रोन डिजीज। तो इसकी वजह से लीजन है तो लीजन की फिर एनास्मोसिस हो जाए तो एडहेशन इसकी वजह से हो सकते हैं। तीसरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी हो सकते हैं। फोर्थ नंबर ये हमारे पास क्रोन डिजीज, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, तो ये इसकी नॉन सर्जिकल काजेस है। अगर रेडियोथेरापी करे तो रेडियोथेरापी की वजह से, उसकी रेडिएशन की वजह से भी ये हो सकता है। तो पोस्ट रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी। अच्छा, दूसरा जो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन की काज है तो वो हमारे पास है बावल
atresia. Bowel atresia. तो bowel atresia may be duodenal, may be jejunal. तो duodenal atresia. Duodenal atresia. What is duodenal atresia? Malformation या absent of atresia. Absent of the duodenum या obstruction in the duodenum is called duodenal atresia. Duodenal atresia may be type 1, type 2 and type 3. Type 1, type 2 और type 3. What is the sign in the X-rays पे हम किस तरह duodenal atresia नजर आएगी? डबल बबल साइन. तो एक्सरेस पे क्या नजर आएगी? डबल बबल साइन. ये एक बबल तो गैसेस की एक बबल ड्यूडिनम में हो गया, दूसरा स्टमक में. तो डबल बबल साइन इज फॉर ड्यूडिनल एट्रीजिया. अब टाइप 1 क्या है? तो टाइप 1 ये अगर ड्यूडिनम है, ये ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम की इस तरह म्यूकोजल वेब है, ये अंदर की तरफ इसकी म्यूकोजा गई है, तो इसको कहते हैं म्यूकोजल. मोस्ट कॉमन काज ऑफ ड्यूडिनल एट्रीजिया, इसमें जो मोस्ट कॉमन है तो टाइप 1, इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन. और ये इसको दूसरा नाम है म्यूकोजल वेब, इसमें होगी म्यूकोजल वेब. ये म्यूकोजल वेब है, इसकी म्यूकोजा अंदर गई है और उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है क्या? ड्यूडिनम को. और इसको कहते हैं विंडसॉक डिफॉर्मिटी. विंडसॉक डिफॉर्मिटी. सिंपल है. अब अगर ये ड्यूडिनम है, दूसरे कंडीशन में ये ड्यूडिनम है और इन दोनों के दरमियान इस तरह फाइब्रस बैंड है, फाइब्रस बैंड, तो ये क्या है? टाइप 2 एट्रीजिया, ड्यूडिनल टाइप 2 एट्रीजिया. तीसरा कंडीशन इस तरह है कि ये प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम है और इन दोनों के दरमियान गैप है और ये डिस्टल ड्यूडिनम है, तो इसमें क्या है? गैप. और इट इज कॉल्ड टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1. सिंपल है. व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट फॉर ड्यूडिनल एट्रीजिया? ये हमने डिस्कस किया है. अब मैनेजमेंट लिख ले. ड्यूडेनोस्टोमी इज बेटर देन ड्यूडेनोजिजोनोस्टोमी. तो हम अच्छा ये इस तरह हम करेंगे कि ड्यूडिनम को ड्यूडिनम के साथ कनेक्ट करेंगे. दूसरा, इसमें फाइब्रस बैंड है तो फाइब्रस बैंड की रिसेक्शन करेंगे और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे. अब इसमें भी इस तरह करेंगे. सिंपल है. अच्छा, तीसरा मैनेजमेंट, तो इसमें हम अगर पॉसिबल नहीं है कि ड्यूडिनम के साथ हम अटैच नहीं कर सकते तो फिर ड्यूडिनम को जिजोनम के साथ अटैच करेंगे. तो इसमें लिख ले ड्यूडेनोस्टोमी इज बेटर देन, या इस तरह लिख ले ड्यूडेनोजिजोनोस्टोमी. ठीक है. ड्यूडिनोस्टोमी अगर ड्यूडिनम को ड्यूडिनम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर सकते तो फिर ड्यूडिनम को जिजोनम के साथ कनेक्ट करेंगे. पहले तो हम रिसेक्शन करेंगे और फिर इसकी एनास्टोमोसिस. ठीक है. अगर ये फाइब्रस बैंड है तो फिर हम ये रिसेक्ट करेंगे, ये रिमूव करेंगे और दोबारा इसकी एनास्टोमोसिस करेंगे. अच्छा, दूसरा जो है वो जिजोनल एट्रीजिया. तीसरा जिजोनल एट्रीजिया. जिजोनल एट्रीजिया में लिख ले जिजोनल एट्रीजिया इज मोर कॉमन देन ड्यूडिनल एट्रीजिया.
तो इसमें एक बात तो ये लिख ले कि मोर कॉमन देन ड्यूडिनल एट्रीजिया। अगर हम इसमें एक्सरेस करें तो कौन सी एक्सरेस पे ये किस तरह साइन नजर आएगी, डबल बबल या ट्रिपल बबल साइन? ट्रिपल, एक ड्यूडिनम में और एक स्टमक में, तो ट्रिपल बबल साइन। तो ट्रिपल बबल साइन, ट्रिपल बबल साइन, इसमें एक ड्यूडिनम में, एक ड्यूडिनम में और एक स्टमक में। सिंपल है। ज़्यादातर जो एट्रीजिया होता है वो ड्यूडिनम की या ड्यूडिनम की। अच्छा, कौन सी कंडीशन है जिसमें डबल बबल साइन होगी? और एक तो ड्यूडिनल एट्रीजिया है, एनुलर पेंक्रियास, लार्ड बैंड, ठीक है, तो इसमें हो सकते हैं डबल बबल साइन। अब इसके लिए कौन कौन सी इसकी टाइप है, टाइप्स? तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3A, टाइप 3B और टाइप 4। सिंपल है। ड्यूडिनम में जिस तरह टाइप 1 में ड्यूडिनम में है कि उसमें म्यूकोजल वेब होगी, तो ये क्या है? पहले में म्यूकोजल वेब, ये क्या है? म्यूकोजल वेब, ये म्यूकोजा अंदर की तरफ इसकी, तो इसमें लिख ले म्यूकोजल वेब, या सिंपल ये इस तरह है, ये ड्यूडिनम है और ये इसकी म्यूकोजा है, तो ये इसकी म्यूकोजा अंदर की तरफ है, तो ये टाइप 1 है। टाइप 2 में फाइब्रस बैंड होती है, प्रॉक्सिमल जिजोनम, डिस्टल जिजोनम, और इन दोनों के दरमियान क्या है? फाइब्रस बैंड, ठीक। तीसरा टाइप 3A में क्या होगी? गैप, तो ये क्या है? टाइप 3, तो सिंगल एट्रीजिया, ये क्या है? सिंगल एट्रीजिया है और इसमें क्या होगी? गैप। और टाइप बी में कंप्लीट एट्रीजिया इन क्वाइल्ड इलियम, इसमें क्या होगी? कंप्लीट एट्रीजिया एंड क्वाइल्ड, इसकी क्वाइल्ड इलियम। अच्छा, इसको कहते हैं क्रेस्टमस ट्रीज। अब देखो, पहले तो म्यूकोजल वेब है, दूसरे में फाइब्रस बैंड है, तीसरे में गैप है, और टाइप बी में ये कंप्लीट एट्रीजिया है कि ड्यूजना इसमें एब्सेंट है और इसके साथ जो इलियम है तो वो इसकी इस तरह क्वाइलिंग है। तो ड्यूजनम नहीं है और इलियम की क्वाइलिंग है, तो इसको कहते हैं क्रेस्टमस ट्रीज। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रेस्टमस ट्री। अच्छा, और टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 में होगी मल्टीपल एट्रीजिया, टाइप 4 में होगी मल्टीपल एट्रीजिया, या इसको हम सॉसेज अपीयरेंस भी कह सकते हैं, सॉसेज अपीयरेंस। ये इस तरह है, देखो ये ड्यूजनम है, ड्यूजनम में फिर एट्रीजिया है, फिर ड्यूजनम ओपन है, और फिर क्या है? एट्रीजिया, फिर तो अब इसमें क्या है? मल्टीपल एट्रीजिया है, और इस शेप अपीयरेंस को कहते हैं सॉसेज अपीयरेंस। तो टाइप 4। अब देखो, इसके लिए भी मैनेजमेंट सिंपल है, मैनेजमेंट इज रिसेक्शन इन एनास्टोमोसिस। तो मैनेजमेंट क्या है? रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस।
सिंपल है। पहले 3 टाइप तो ड्यूडिनल एट्रीजिया और ड्यूजिनल एट्रीजिया की सेम है। म्यूकोजल वेब हो तो टाइप 1, फाइब्रस बैंड है टाइप 2, गैप है टाइप 3। अगर कंप्लीटली ड्यूजिनम एब्सेंट है और इलियम की क्वाइल शेप है तो टाइप 3B, और मल्टीपल एट्रीजिया है तो टाइप 4। डबल बबल साइन ड्यूडिनल एट्रीजिया में होगी और ट्रिपल बबल साइन ड्यूजिनल एट्रीजिया में होगी। Meconium ileus. Meconium. What is meconium? The first tool passed by neonate is called meconium, और ये नॉर्मल कंडीशन में ड्यूरिंग 48 आवर पास कर देते हैं, इसको मिकोनियम कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइम स्टूल पास बाय न्यूनेट्स। अब मिकोनियम मोस्ट कॉमन cause of bowel obstruction in neonates. अब देखो ये किस चीज़ की वजह से होती है ज़्यादातर? वो सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से हो सकते हैं। इसमें ये meconium being thick, sticky और impacted. स्टिकी सिक्रीशन तब होता है जब सिस्टिक फिब्रोसिस हो। तो सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो ये ज़्यादातर किस चीज़ की वजह से होती है? सिस्टिक फिब्रोसिस। और इसके लिए हम टेस्ट करते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। एक और कंडीशन आप बताएं जिसमें मिकोनियम पास नहीं होती। हार्शस्प्रंग डिजीज। यस, हार्शस्प्रंग डिजीज में जो इंटेस्टाइन में जो गिंगलियान है जो इसकी पेरिस्टालसिस कराती है वो एब्सेंट होती है। जब गिंगलियान एब्सेंट हो इन द इंटेस्टाइन तो फिर अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती तो ये स्टूल किस तरह पास होगी? स्टूल पर पास नहीं हो सकते। तो अगर बच्चा मिकोनियम पास नहीं कर सकते तो या तो होगी मिकोनियम इलियस, सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकता है, या हार्शस्प्रंग डिजीज। ठीक, इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगी? एक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो फर्स्ट नंबर एब्डोमिनल मिनल डिस्टेंशन। नो पैसेज ऑफ मिकोनियम, और बाकी भी सिम्टम सेम है जिस तरह ऑब्स्ट्रक्शन की होती है। एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं इसमें। इसके लिए हम क्या कर देते हैं? अच्छा, ये जो इंटेस्टाइन है इसके लिए हम अगर ये इस तरह इसकी रिसेक्शन करेंगे एट्रीजिया, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की? तो हम इसके लिए लेप्रोटमी करते हैं, द ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, इसका लेप्रोटमी। तो लेप्रोटमी में हम चेक कर देते हैं सीकम को। ठीक है, अब ये इसके लिए कर दो तो फिर
मिकोनियम। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे। इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस कंडीशन इज एक्सरेज। अब और मैनेजमेंट में हम ये सिस्टिक फिब्रोसिस तो जेनेटिक मसला है, तो इसके लिए तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए जो सर्जरी कराता है तो वो है बिशॉप-कोप सर्जरी। बिशॉप-कोप सर्जरी इस तरह है, जो पार्ट की यहाँ पे ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हम रिमूव करेंगे, डिस्टल पार्ट से कनेक्ट करेंगे। तो सर्जरी फॉर दिस कंडीशन इज सर्जरी बिशॉप-कोप सर्जरी। बिशॉप-कोप सर्जरी, जिधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हम रिसेक्ट करेंगे और डिस्टल पार्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, हाउ वी जो हम ओपन लेप्रोटमी करते हैं, लास्ट ये कंडीशन लिख ले तो फिर हम, अच्छा और भी है लेकिन वो आज टाइम तो पूरा है तो फिर हम करेंगे कि वो पढ़ लेंगे कि इंटरसेप्शन वल्वोलस, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लार्ड बैंड, ये तो हमने पढ़ा है। तो लार्ड बैंड, व्हाट इज लार्ड बैंड? अगर सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन की मालन्यूट्रिशन हो जाए राइट हाइपोकोंड्रियम से, राइट हाइपोकोंड्रियम ऑफ द ये एब्डोमिनल वॉल है, तो एब्डोमिनल वॉल से अगर फाइब्रस टिश्यू इस तरह बैंड बनाए जो सीकम के साथ कनेक्ट हो तो ये ड्यूडेनम को कंप्रेस कर सकता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड लार्ड बैंड, और इसकी वजह से भी डबल बबल साइन होगी। ठीक है, तो बैंड फॉर्म between right hypochondrium of abdominal wall to cecum or can compress duodenum और ड्यूडिनम को कंप्रेस करे तो ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और ड्यूडिनम को अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट करे तो फिर डबल बबल साइन, डबल बबल साइन। अच्छा, ड्यूरिंग लेप्रोटमी विच स्ट्रक्चर इज सीन फर्स्ट बाय सर्जन टू differentiate that the obstruction is in small intestine or large intestine? Why cecum? Yes, देखो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है ड्यूडिनम, इसके बाद है ज्यूजिनम, इसके बाद है इलियम, और इसके बाद सीकम, और फिर असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक, यहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सीकम डायलेटेड होगी या कम कोलैप्स। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सीकम क्या होगी? डायलेट। हम पहले सीकम को देखेंगे, अगर सीकम डायलेट है तो इसका मतलब है ये ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो सीकम नॉर्मल होगी, कोलैप्स। ठीक है, लेप्रोटमी में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्ट्रक्चर टू सी वो सीकम है, सीकम में भी कोलैप्स, में भी डायलेटेड, कोलैप्स्ड। अगर कोलैप्स है तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये डायलेटेड है तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन है?